जनादेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी क्यों है जरूरत? विपक्षी पार्टियां क्यों कर रही विरोध? सबसे आसान भाषा में जानिए। यूपी में बकरीद को लेकर हाई अलर्ट घोषित, सीएम योगी का सख्त निर्देश, तय स्थान पे होगी कुर्बानी। पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हार, भारत के बाद इस टीम ने भी पटका। उत्तर पश्चिम राज्यों में 46% ज्यादा बारिश, 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। 2 दिन में पूरे पंजाब राजस्थान में पहुंचेगा मानसून। मणिपुर सरकार ने नो वर्क नो पे नियम लागू करेगी, हिंसा के चलते ऑफिस नहीं जा रहे कर्मचारी, कैंप में शरण ली कुकी, बोले इससे जान को खतरा। यूएसबी ग्रुप करेगा 35,000 कर्मचारियों की छटनी, हाल ही में किया था क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण। आदि पुरुष पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी, हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ली जा रही है? शुक्र है उन्होंने कानून नहीं तोड़ा। गुजरात से किसे राज्यसभा भेजेगी बीजेपी? 3 में से एक उम्मीदवार का नाम माना जा रहा है तय। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें, अब समाचार विस्तार से। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुलकर बात की। उनके बयान से ये साफ हो गया कि मोदी सरकार जल्द इसे लेकर कानून ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर जोरदार घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली में अभी अचानक हलचल तेज हो गई है। कानून मंत्री अर्जुना राम मेघवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूसीसी के मुद्दे पर 15 जून से ही 22वें लॉ कमीशन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ ऑनलाइन आम लोगों की राय मांगी जा रही है। वहीं पीएम के बयान के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग की। 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक में पीएम के बयान के मामले तलाशे गए। साथ ही बैठक में तय किया गया कि बोर्ड लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मुलाकात कर एक ड्राफ्ट सौंपेगा, जिसमें शरीयत के जरूरी हिस्सों का ड्राफ्ट में जिक्र होगा। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुलकर बात की। इस दौरान एक महिला कार्यकर्ता ने उनसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, आजकल समान नागरिक संहिता के नाम पर भड़काया जा रहा है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक नियम हो, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा नियम हो, तो क्या वो घर चलेगा? अगर एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते हैं तो फिर एक देश में 2 कानून कैसे चल सकते हैं? उनके बयान से ये साफ हो गया है कि मोदी सरकार जल्द ही इस कानून में ला सकती है समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। अभी होता ये कि हर धर्म का अलग अलग कानून है और वो उसी हिसाब से चलता है। भारत में आज भी ज्यादातर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद विवाद जैसे मामलों पर निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू सिविल कोड के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। समान नागरिक संहिता को अलग अलग लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए फिर एक ही कानून हो जाए, यानी जो कानून हिंदुओं के लिए होगा वही कानून मुस्लिम और ईसाइयों के लिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि पूरे राज्य में बकरीद को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के से वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, तय स्थान पर होगी कुर्बानी और धार्मिक गतिविधियों को लेकर सड़क आवागमन बाधित न किया जाए। इसका ध्यान रहे, कभी भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न हो, इसका ध्यान रखें और शरारती तत्वों से कड़ाई से निपटे। ईद के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स को तैनात कर दी गया है।
वहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए हर जिले में सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया गया है। धार्मिक स्थल से लेकर अति संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस के जवान सहित खुफिया विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। पुलिस ने अलग अलग जिलों में 20 बैठकी कर ली है। राजधानी लखनऊ में बकरीद के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पे है। वहीं लखनऊ को 4 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। डीएसपी 94 ईदगाह 1210 मस्जिद में नमाज आते की आ जाएगी। 6 पुलिस आयुक्त 10 एडीडीएसपी 21 एएसपी की तैनाती की गई है। इसके अलावा 52 प्रभारी निरीक्षक 101 अतिरिक्त निरीक्षक तैनात किए गए हैं और 922 उप निरीक्षक 48 महिला उप निरीक्षकों की तैनाती के साथ 4000 के लगभग आरक्षी 12 कंपनियां तैयार रहेंगी। डीएसपी सेंट्रल लखनऊ अपर्णा कौशिक ने बताया कि बकरीद का त्योहार 29 जून को मनाया जाएगा। इसके लिए लखनऊ पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में 94 ईदगाह और 1210 मस्जिद है। पुलिस अधिकारियों के साथ पीएस की 12 कंपनियां तैनात की गई है। ईदगाहों की सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। बकरीद पर तय स्थान पे होगी कुर्बानी। साफ सफाई के विशेष प्रबंध होंगे। खासकर खुले में कुर्बानी को प्रतिबंधित की गई है और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सैफ चैंपियनशिप के अपने आखिरी लीग मुकाबले में नेपाल की टीम ने पाकिस्तान की टीम को हराया। पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। भारत में इस वक्त सैफ चैंपियंस फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा। इस टूर्नामेंट में मंगलवार को जहां भारतीय टीम ने कुवैत के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला, वहीं पाकिस्तान की टीम ने के लिए बुरी खबर आई। पाकिस्तान को नेपाल की टीम ने हराकर अपने ग्रुप चरण को समाप्ति की। नेपाल ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान को 1-0 से हराया। नेपाल के लिए एकमात्र गोल आशीष चौधरी ने 80वें मिनट में किया। नेपाल और पाकिस्तान अपने शुरुआती मैच हारकर पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। पहले हाफ में दोनों टीमों को लय हासिल करने में दिक्कत हुई। दूसरी हाफ में दोनों ने आक्रामक फुटबॉल खेली। नेपाल को इसका फायदा मिला जब आशीष ने यूएसएफ एजाज बट को चकमा देकर गोल दागा। इससे पहले पाकिस्तानी टीम को भारत से भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम ने अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान को 4-0 से करारी मात दी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच जब बेंगलुरु में श्री कांतिखा स्टेडियम में शुरू हुआ, तब हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैच के 10वें मिनट में पाकिस्तान गोलकीपर ने काफी आगे डिफेंड करने की जुगत अपनाई, लेकिन इसका भारतीय कप्तान ने पूरा फायदा उठाया और गोल किया। फिर पाकिस्तान के डिफेंडर ने बॉक्स से गलती की और इसकी वजह से भारत को पेनल्टी मिली। जब कप्तान क्षेत्री ने 15वें मिनट में दोबारा गोल किया, भारतीय टीम 2-0 की बढ़त में गया। 74वें मैच में भारतीय टीम को पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर कप्तान सुनील छेत्री ने गोल करने में गलती नहीं की। इसी के साथ मैच में उन्होंने अपने हैट्रिक पूरी की। 21वें मिनट में उदान सिंह ने गोल करके भारतीय टीम को 4-2 से आगे कर दिया। देश में हफ्ते भर लेट हुए मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर पश्चिम राज्यों में अब तक मानसून सीजन में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई है। देश के पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश व पश्चिमी राज्यों में 4 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। देश में हफ्ते भर लेट हुआ मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर पश्चिम राज्यों में अब तक मानसूनी सीजन में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई। देश के पूर्वी मध्य उत्तर पश्चिमी और पश्चिम राज्यों में 4 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। वहीं 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के शिमला में बाढ़ जैसा हालात हो गया है और मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहाँ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। 2 दिन पहले हिमाचल के मंडी जिले में 48 घंटे में लैंडस्लाइड की 2 घटनाएं हुई थी। इसके चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 को 2 जगहों पे घंटों बंद रहा। इस रूट पर लगा जाम 20 घंटे बाद खुला। प्रदेश में भारी बारिश के चलते लगभग 301 सड़क बंद कर दी गई है, जिन्हें अब खोल दिया गया है। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा के चलते सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं।
वहीं छुट्टी का अप्रूवल लिए बिना ऑफिस से गायब इन कर्मचारियों के लिए सरकार नया नियम ला रही है। मणिपुर सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही नो वर्क नो पे नियम लागू करेगी। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों से उन कर्मचारियों की डिटेल देने को कहा तो इस राज्य में मौजूदा स्थिति के कारण काम पर नहीं आ रहे। मणिपुर में करीब 1 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। अधिकारियों के मुताबिक मणिपुर में विस्थापित हुए 65,000 से अधिक लोगों में राज्य सरकार के कई कर्मचारी भी शामिल हैं और उन्होंने राहत शिविरों में शरण ली है। सरकार के नियम पर कुकी जनजाति की संस्था कुकी इम्पी मणिपुर ने विरोध किया और केआईएम के महासचिव खैखो हाउये गंगटेक ने कहा, मणिपुर सरकार अपने कर्मचारियों खासकर इम्फाल घाटी से भागे लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। उन्होंने कहा, इम्फाल वापस जाने पर कोई रास्ता नहीं है। इम्फाल जाने का मतलब है कुकी लोगों की जान जोखिम में डालना। हिंसा को देखते हुए राज्य में 30 जून तक इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्रालय ने हिंसे में अब तक 131 लोगों की मौत की जानकारी दी है। 419 लोग घायल हुए हैं। आगजनी की 5,000 से ज्यादा घटनाएं हुई है। वहीं 6,000 मामले दर्ज हैं। 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राज्य में 36,000 सुरक्षा कर्मी और 40 आईपीएस तैनात किए गए हैं। यूएसबी ग्रुप करेगा 35,000 कर्मचारियों की छटनी। हाल ही में किया था क्रेडिट स्विस का अधिग्रहण। एक बड़े बैंक के आधे से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा। वहीं अभी तक उसके समूह के पास दुनिया भर में 45,000 कर्मचारी थे। कभी दुनिया के सबसे अमीर बैंकों की लिस्ट में ये क्रेडिट स्विस आज अपने सबसे खराब दौरे से गुजर रहा है। दिवालिया होने के बाद उसका यूबीएस समूह ने अधिग्रहण किया है। अब खबर आ रही है कि ग्रुप 35,000 लोगों को नौकरी से बाहर कर रहा है। क्रेडिट स्विस में इसे ऐलान से पहले 45,000 लोगों को नौकरी कर रहे थे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बैंक के भारत में करीब 15,000 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं, यानी भारत से भी हजारों की संख्या में लोगों की नौकरी जाने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार लंदन, न्यूयॉर्क के साथ एशिया के कुछ हिस्सों से कर्मचारियों की छटनी की जाएगी। बता दें कि यूबीएस और क्रेडिट स्विस के टेक्नोलॉजी सेंटर भारत के 3 शहरों में है। प्रत्येक दफ्तर में 7,000 के आसपास लोग काम करते हैं। विलय के बाद इन शहरों में कर्मचारियों की छटनी की जा सकती है। इकोनॉमिक्स टाइम में छपी खबर के अनुसार यूबीएस अब इस मर्मर के बाद यह विचार करेगा कि उसके भारत में मौजूदा टेक्नोलॉजी सेंटर को आगे भी जारी रखना है या नहीं। यूबीएस की बात करें तो भारत में इसका परिचालन बहुत छोटे स्तर पे है। 2013 में यूबीएस ने भारत में मौजूदा अपने एकमात्र शाखा को बंद कर दिया था। इनमें से कैश इक्विटी बिजनेस को चालू रखा। इनमें से विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई को पार्टिसिपेटरी नोट के माध्यम से देश में लेन देन करने की अनुमति दी थी। क्रेडिट स्विस के पास अभी भी भारत में अपना एकमात्र शाखा लाइसेंस है। यहाँ मनी मैनेजमेंट, निवेशक बैंकिंग और ब्रोकरेज सर्विस जैसे विस्तृत कारोबार कर रहा है। यहाँ यूबीएस आगे भी क्रेडिट स्विस के भारतीय कारोबार को जारी रखेगा तो उसे लाइसेंस को हस्तांतरित करने के लिए केंद्रीय बैंकों को आवेदन करना होगा, जो कि एक आसान प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में वह शाखा को बंद करने और पूंजी वापस निकालने का फैसला कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को फिल्म आदि पुरुष के आपत्तिजनक डायलॉग्स के मामले में लगाई गई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ली जा रही है। शुक्र है उन्होंने कानून नहीं तोड़ा। कोर्ट ने भगवान राम और भगवान हनुमान सहित धार्मिक पात्रों को आपत्तिजनक तरीके से पेश करने के लिए फिल्म आदि पुरुष के निर्माता की आलोचना की है। कोर्ट ने फिल्म में सह लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। हाई कोर्ट ने कहा, जो सज्जन है उन्हें दबा देना सही है क्या? यह तो अच्छा है कि यह एक ऐसे धर्म के बारे में है जिसके मानने वालों ने कोई पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। हमें उनका अब आभारी होना चाहिए। हमने न्यूज़ में देखा कि कुछ लोग सिनेमा हॉल गए थे और उन्होंने कहा जाकर लोगों को सिर्फ हॉल बंद करने के लिए मजबूर किया गया, वे और कुछ भी कर सकते थे।
कोर्ट ने कहा ये याचिका इस बार में है जिसके तरह से ये फिल्म बनाई गई है कुछ धर्म ग्रंथ है जो पूजनीय है। कई लोग घर से निकलने से पहले रामचरितमानस पढ़ते हैं। याचिकाकर्ता प्रिंस लेलिन और रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश सिंह चौहान और श्री प्रकाश सिंह की बेंच ने कहा, क्या सेंसर बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? सॉलिसिटर जनरल से जवाब मांगते हुए बेंच ने कहा, यह गंभीर मामला है। क्या आप सेंसर बोर्ड से पूछ सकते हैं कि यह कैसे किया गया, क्योंकि राज्य सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। राज्यसभा में जुलाई और अगस्त में 10 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन की सीट भी शामिल है। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार की घोषणा की। राज्यसभा में जुलाई और अगस्त में 10 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता डेरेक और ओब्रायन की सीट शामिल है। जिन अन्य नेताओं के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी के गोवा से सदस्य विनय डी तेंदुलकर, गुजरात से जुगल सिंह लोखंडवाला और दिनेश चंद्र अनावडिया, पश्चिम बंगाल से टीएमसी सदस्य डोल सेन, सुष्मिता देव, शांता छेत्री एवं सुखेंदु शेख राय शामिल है। कांग्रेस सदस्य प्रदीप भट्टाचार्य का कार्यालय अगस्त में पूरा हो रहा है। परंपरा के मुताबिक वोटों की गिनती मतदान प्रक्रिया खत्म होने के 1 घंटे बाद 24 जुलाई को ही शाम 5 बजे होगी। आयोग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार उच्च सदन के 10 सदस्य अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के कारण 28 जुलाई से 18 अगस्त के बीच सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक अन्य बयान में आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी के लुइजिन्हो जोआकिम फ्लेरियो के इस्तीफा के बाद राज्यसभा में रिक्त पद को भरने के लिए उपचुनाव 24 जुलाई को होगा। उन्होंने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था, यद्यपि उनका कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होना था। गुजरात की 3 सीटों पर कौन कौन रिपीट होगा या फिर कुछ भी छुट्टियां हो जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। राजनीतिक हलकों से विदेश मंत्री एस जयशंकर को फिर से गुजरात से भेजे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा में कमजोर स्थिति में ऐसे फिर से 3 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। चर्चा है कि बीजेपी फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर को राज्यसभा भेजेगी। 2 अन्य सीटों पर बदलाव हो सकता है। राज्यसभा के जिन 2 अन्य सदस्यों का कार्यालय पूरा होगा, इनमें जुगल जी ठाकुर और दिनेश चंद्र अनावडिया का शामिल है नाम। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि पार्टी इन दोनों के स्थान पर नए चेहरे और पार्टी के नए वरिष्ठ नेताओं को मौका दे सकती है। पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल को राज्यसभा भेज सकती है। इन दोनों नेताओं को पार्टी हाईकमान ने हाल ही में अहम जिम्मेदारी दी। रूपाणी को पंजाब के साथ दिल्ली की 3 लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है, तो नितिन पटेल को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के इंचार्ज का काम दे दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।